हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं का हम सारा कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज हमें सीखना है उसके यूज के बारे में कि हमने जो कुछ सीखा है आखिर हम उसे कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके के जब हम स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे या किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो उस तरीके में हम वहां पर हम किस तरीके से सेंटेंस को बोलें, क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहां बोल पाएंगे उसमें, इन सारी चीजों को आज हमें समझना है। तो आज की हमारी जो पहली हेडिंग है वो हेडिंग है हमारी यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलिए भाई, आशा करता हूं कि आप लोग पिछली क्लास का रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि आज सेंटेंस बनाना आपको पड़ेगा। मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी से इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश से हिंदी आपको बनाना है। मैं ये भी चेक करता चलूंगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो चलिए भाई, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट यूज आता है हमारा, जो पहला यूज होता है वो होता है टू एक्सप्रेस। लिखिए भाई, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। ये क्या करता है, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारा काम करने हमारी आदत होती है, हमारे कुछ ऐसे काम जो हम डेली एक्टिविटी में मतलब दैनिक यूज में हम अपनी रोज लाइफ में उनको यूज करते हैं, उन ऐसे एक्शंस को हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, आदत है। उन आदतों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वहां क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए भाई, जैसे अगर हम बात करें सेंटेंस की, मैंने एक सेंटेंस मैंने किया एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। मैंने लिखा है वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। आप लोग इसका मीनिंग बताएंगे क्या होने वाला, ट्रांसलेट करिएगा भाई। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, प्रधानाचार्य हर सोमवार सुबह असेंबली को संबोधित करते हैं, असेंबली संबोधित करते हैं, असेंबली संबोधित करते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखते हैं भाई, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा माँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ, ठा से ठठेरा बना हुआ है भाई, ये उठ जाती हैं। चलिए भाई, पहले इन 3 सेंटेंस को बना लेते हैं। तो लिखा है वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ठीक है भाई। तो वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। देखो भाई, सब्जेक्ट पता कैसे करते हैं, मैं आज सारी चीजें बहुत विस्तार से बताऊंगा, समझते चलना है भाई, हर चीज आपको आज समझ में आएगी। देखिए लिखा है वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। मेरे एक सवाल का जवाब बताइए कि कौन मंदिर जाते हैं, इस सेंटेंस में किसकी बात चल रही है। आप कहेंगे सर हमारा एक व्यक्ति है, वह की बात चल रही है कि वह क्या कर रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि सर इस सेंटेंस में वह की बात चल रही है। दूसरा हम क्या पूछते कि कौन मंदिर जाता है, वह व्यक्ति है, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि कौन मंदिर जाता है, तो आपने कहा सर वह है। तो कौन सी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी में, तो हमारे जो आंसर आता है वह सब्जेक्ट बनता है। अब वह कैसे पता करेंगे कि वह लड़का है या लड़की, तो हमने लास्ट में देखा ता है, आ आता है तो हमेशा लड़का होता है, ई आता है तो हमेशा लड़की होता है। ता आया तो यहाँ वह लड़का है। अब वह लड़का होता है तो उसके लिए कौन सी स्पेलिंग यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आने वाला है, ही। क्या आने वाला है, ही। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना सीख गए। देखो भाई, सब्जेक्ट के बाद हमें सीखना है, सब्जेक्ट के बाद हमारी आती वर्ब।
अगर सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या थी वर्ब, सब्जेक्ट नाउन होता है तो उससे पहले हम एडजेक्टिव आगे पीछे लिख सकते हैं, या कोई हमारी एडवर्ब होती है तो उसे हम वर्ब से पहले लिखते हैं, या कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है हमारी जिन्हें हम वर्ब के बाद लिखते हैं। लेकिन इसमें कोई एडवर्ब दी नहीं गई है, नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना है वर्ब की ओर। सब्जेक्ट के बाद क्या थी वर्ब, तो देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखनी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी तो वर्ब क्या है, जाना। तो लास्ट में जो आता है ना, यहाँ लिखा रहता है ता है ती है, जिसके साथ लगा रहता है वही क्या होती है, वर्ब होती है। वो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये वर्ब की सिंपल सी पहचान है, जिसके लास्ट में जाता है ती है जिस शब्द जुड़े रहते हैं जिसके साथ, वही वर्ब होती है। समझ में आई बात। तो ये हमारा गो वर्ब हो गया। गो मीन्स क्या होता है, जाना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैबिट बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ओ आया है तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, गोस। तो लिखा ही गोस। कहाँ जाता है, देखो डेस्टिनेशन पे जाना है तो प्रीपोजिशन का यूज हमने बताया है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ टेंस में एक नहीं बहुत सारी चीजें, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ के आए सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपकी यहाँ चेक होती चलेगी कि आपको ये चीज आती है या नहीं। अगर आप पिछली क्लासेस का रिवीजन, पिछली टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करते तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी कभी आपको समय मिलता है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस प्रीवियस जो क्लासेस जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उनका सिर्फ रीडिंग भर करनी है आपको। मतलब आप पढ़ते रहिए उनको, ये नहीं कि रट्टा लगा रही अच्छा ना उनका ऐसा होता है तो ऐसा नहीं, सिर्फ आप रीडिंग करते चलिए। रीडिंग आप करते चलेंगे तो आपको थोड़ा रिदम बन जाएगी कि अच्छा ऐसा होता है, तो आपके माइंड में चीज दौड़ती रहेगी कि हाँ सर ने मुझे बताया था ऐसा ऐसा होता है। जब मैं बताऊंगा तो आपको ऑलरेडी क्लियर होता जाएगा, अच्छा ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है। तो क्या हो गया, ही गोज टू, कहाँ जाता है, टेम्पल। ही गोज टू टेम्पल, ये हमने लिख दिया टेम्पल। अब देखो भाई हम कहाँ कब जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। क्या लिखवाया था कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएंगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं उनको लिखते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन हमारा क्या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, he goes to temple every day। क्या हो जाएगा, he goes to temple every day। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, every day। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो देखिए भाई अब इंग्लिश मीडियम वाले समझिएगा जरा कि अगर हमें किसी की डेली एक्टिविटीज को बताना है कि भाई ऐसा करता है ऐसा करती है, तो हमें इसी तरीके के सेंटेंस लिखने होंगे। जैसे अगर हम कहेंगे he goes to temple every day, अब आपके क्वेश्चन में एरर कैसे बन जाता है, चलिए समझिएगा भाई। थोड़ा लिखा है he goes to temple every day, इस तरीके से लिखा होता। अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है आपको गो, आपको चूज करना है कि गो और गोज में से क्या आएगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समझिए थोड़ा। हमारे सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एवरीडे। जब भी कभी ऐसा वर्ड आता है जैसे एवरी, जो हमें बताता है कि हमारे डेली यूज हैबिट्स को इंडिकेट करता है, तो यहाँ जो एवरीडे आया ये हमारी हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि हमें सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बताना है। मतलब कि आप क्या करते हैं, वह जो प्रतिदिन माना जाता है, इसकी आदत ही ना। अगर मैं रोज रोज नहीं जाता तो वो बताता कि नहीं मेरी आदत नहीं है। हमें भाई जब भी आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा करता है, ये मतलब उसकी आदत है, तभी तो वो बता रहा है। तो हमारे पास अगर हमें एवरीडे वर्ड मिल जाता और आपसे पूछा जाता कि हाँ गो आएगा कि गोस, तो हमें इस एवरीडे, देखो हम दोनों चीजें समझना है, समझिएगा थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ सब्जेक्ट ही है और हमने यहाँ एवरीडे को पढ़ा, तो हमें समझ में आया सर एवरीडे जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है। तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ही के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के लिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव तो कुछ है नहीं, तो अफर्मेटिव ही लगाएंगे हम। अफर्मेटिव में सर सिंगुलर सब्जेक्ट से गो जो वर्ब होती है उसमें एस ई एस आता है। तो हमने देखा वर्ब क्या है, गो, गो के लास्ट में क्या है, ओ, तो हमें इसका सिंगुलर बनाना है, क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस। तो क्या हो गया, गोस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, गो गलत हो जाता और गोस सही हो जाता। आपके में क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों में इस तरीके से बनता, हिंदी मीडियम वालों को इस तरह से सेंटेंस बनाने के लिए आता। इतना सा डिफरेंस है, समझ में ये बात की नहीं। चलिए अब हमारा लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हो सकता है कि आप सेंटेंस बनाने में थोड़े आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने रीडिंग नहीं की है, ना ही आप लोग उसको रीड करते हैं, ना ही आप लोगों ने वर्ड मीनिंग्स लर्न करने की कोशिश की। अगर नहीं की तो कोई बात नहीं भाई, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी बुक्स की रीडिंग कीजिए
और बुक्स में जितनी भी वर्ड मीनिंग है वो सारे लिखिए। अगर ये नहीं है तो आप छोटी सी डिक्शनरी आती है उसको लीजिए, उसमें वर्ड मीनिंग लिखी रहती है, उनको याद कर लीजिए। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की फोटोज आप लोगों को मिल जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इरेगुलर वर्ब्स, डेली यूजेस, सेंटेंसेस, कहाँ क्या यूज़ करना है, इस सारे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। चलिए भाई बात करते हैं प्रधानाचार्य हर सोमवार सुबह असेंबली संबोधित करते हैं। तो ये मतलब हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनका ये हैबिट है कि वो हर वीकेंड में मंथ के मंडे के दिन, मतलब हर वीकेंड में मंडे के दिन, सोमवार के दिन वो क्या करते हैं, असेंबली अरेंज कराते हैं और उस असेंबली को वो संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ मीनिंग्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, लाइक आपको पता होना चाहिए असेंबली संबोधित करना इट इज इम्पोर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि संबोधित कैसे करते हैं। तो संबोधित करने का मतलब होता है एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना। अब ये एड्रेस मतलब पता वाला एड्रेस नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हम किसी भी वर्ड का मीनिंग उस वर्ड के लिखे होने से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा एड्रेस, ADDRESS, इस एड्रेस का मतलब देखो कई मीनिंग है। इसका मतलब एक तो होता है पता बताने के लिए, दूसरा होता है संबोधित करना। क्या होता है? संबोधित करना। अब हम इस दोनों चीजें हैं, अभी हम दो चीजें सीख रहे हैं। अब बताइए हम क्या सेंटेंस इस एड्रेस के बेसिस पे बता पाएंगे कि यहाँ किसका मीनिंग निकल रहा है, पता का मीनिंग निकल रहा है कि संबोधित करना? नहीं बता पाएंगे। कब तक नहीं बता पाएंगे? जब तक इस सेंटेंस में किस तरीके से इस वर्ड को यूज किया गया उसके सेंस को समझने के बाद ही हम बता पाएंगे सर यह एड्रेस का मतलब पता है या संबोधित करना है, तभी हम बता पाएंगे। उससे पहले हम कब बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग तभी बता पाएंगे जब वो मीनिंग एक सेंटेंस में यूज हुआ होगा, उसके आगे पीछे के स्टेटमेंट्स, वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका मीनिंग बता सकते हैं। अभी आपको पता ही नहीं था कभी कि एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता। आप तो ये जानते हैं एड्रेस मीन्स पता होता है, दैट्स इट। तो हमें वर्ड्स मीनिंग की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको सूटेबल रहता है आप वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कब क्लास होनी है, कहाँ नहीं होनी, सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को देखो, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें जरूरी हैं, ये अगर आप जानते समझ पाते हैं तो आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आप कंजूसी नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको आर्टिकल्स की नॉलेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है और वर्ड मीनिंग की नॉलेज होना कितना जरूरी है। चलिए भाई इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए भाई प्रधानाचार्य जी हमारे एक स्पेसिफिक व्यक्ति हैं, इनका एक अपना प्रोफेशन है, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ऐसा नहीं कि हर स्कूल के प्रिंसिपल ऐसा करते हैं। तो पर्टिकुलर टॉक है तो यहाँ लिखेंगे हम द प्रिंसिपल। देखिए भाई द प्रिंसिपल, अब संबोधित करना हमारे क्या है, वर्ब है, तो एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। मैंने लिखा है यहाँ पे ADDRE और SS। अब मुझे बताइए प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे हमारी जो वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो क्या आती है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी इस तरीके का वर्ड आएगा, हर सोमवार, हर मंगलवार, हर मतलब ये उसकी हैबिट है। क्या है? हैबिट है। हैबिट है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आपकी हैबिटों को बताता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एड्रेस में SS आया। तो मैंने बताया था किसी वर्ब के लास्ट में अगर SS आता है तो उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए उसमें ES ऐड करते हैं। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? एड्रेसेस। द प्रिंसिपल एड्रेसेस द असेंबली। असेंबली भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए उससे पहले हमने लिखा था असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली।
ठीक है, ही एड्रेसेस द असेंबली एवरी मंडे मॉर्निंग। अब देखिए भाई मैंने क्या लिखा आगे, एवरी मंडे, एवरी का मतलब होता है हर, मंडे का मतलब मंडे, और सोमवार को तो मंडे ही कहते हैं, हर एवरी मंडे मॉर्निंग। अब आपने कहा होगा सर मंडे मॉर्निंग क्यों लिखा आपने, क्योंकि भाई वो सोमवार की सुबह को बताते हैं, इसीलिए मैंने लिखा मंडे मॉर्निंग, इसका मतलब है सोमवार की सुबह, मॉर्निंग। ठीक है भाई, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, समझ में आ गया कि कैसे बनाया मैंने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। माँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, तो लिखा है मदर, क्या हो जाएगा भाई मदर, मम्मी जी की बात चल रही है तो लिखेगा मदर। उठ जाना का मतलब होता है वेक्स अप, वेकस अप। तो देखिए भाई एक बात याद रखिए, वेक्स हमारा क्या वर्ब है, उठ जाना, लेकिन एक पूरा वर्ड होता है इसलिए लिखा जाता है वेक्स अप। तो जब भी हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो वो वेक्स में होता है। अगर आप इसकी जगह अप्स करते, वेक की जगह आप अप्स करते तो गलत हो जाता, क्या हो जाता भाई गलत। आपको यहाँ पे वेक्स अप्स नहीं, वेक अप्स नहीं, वेक्स अप लिखना होता है, तो यहाँ चेंज आएगा, मदर वेक्स अप। क्यों आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मदर सिंगुलर है तो इसके साथ एस आया, मदर वेक्स अप। कब उठ जाती हैं, एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, 6 बजे उठ जाती हैं। तो मैंने बताया था कि टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए हम सिंस भी यूज करते हैं, एट भी यूज करते हैं, फ्रॉम भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एट किस दिन उठती हैं, सुबह में। तो मदर वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, या आप लिख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सुबह में कितने बजे उठती हैं, इन द मॉर्निंग। अब आपका सर आपने इन द मॉर्निंग ही क्यों लिखा, इसका रीजन भी समझ लीजिए। देखिए भाई मम्मी जी जो है, हर सुबह की बात हो रही, तो सुबह में हमारे दो चीजें होती हैं, पर्टिकुलर टाइम है, और हम पर्टिकुलर टाइम उस समय में ही करेंगे, उस समय में ही कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट चीज के अंदर ही वो चीज हो रही है, तो उसी के अंदर ये चीज है, तो हम क्या बताते हैं, इन प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि इन प्रीपोजिशन हम तभी यूज करते हैं जहां कोई चीज उसके अंदर ऑलरेडी हो। तो यहाँ सुबह में ही 6 बजते हैं कि नहीं, इसलिए हमने लिखा 6 o'clock, कितने बजे, 6 o'clock, काय के कितनी बजे, कब, कौन सी टाइम के 6 o'clock, कितनी बजे में, सुबह में, तो लिखा है इन द मॉर्निंग। इसलिए मैंने यहाँ लिखा इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 6 बजे में मम्मी ऐसा करती हैं, तो ये हैबिट है, इसलिए हमने इस तरीके को, इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया। समझ में आई बात की नहीं। अब आपको यहाँ पे इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, तब आप इसको कर पाते। चलिए भाई थोड़ा अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें हमारे, तो कहेंगे बेचारे सर जी तो आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को ही बताते रहते हैं। तो चलिए भाई थोड़ा समझिएगा, आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे मैंने लिखा माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेक्स या वेक अप लेट एवरी डे। देखो भाई एवरीडे लिखने की जरूरत नहीं, वेकअप लेट। मैंने लिखा है माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेक्स या वेक्स अप लेट। आपको बताना है कि इन दोनों में क्या आने वाला है, या इन दोनों की जगह क्या सही है, तो बताइए प्लीज क्या आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं जब तक मैं। चलिए भाई आप लोगों के सामने मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेक्स अप या वेक अप, वेक्स या वेक अप आपको बताना है लेट। तो आपको बताना है कि हमें इसमें आकर क्या चीज़ बताई जा रही है। देखिए भाई हमें अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। तो अभी मैं एक पॉइंट और बताऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। तो माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेक्स अप, आपको याद रखना है माई ग्रैंडफादर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से
सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ वर्ब का ही कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माई ग्रैंडफादर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। इन दोनों में से बताइए कि सिंगुलर वर्ब क्या है। तो वेक्स सिंगुलर वर्ब है, ये हमारा सही हो जाएगा, वेक गलत हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। हमने सिर्फ वर्ब के बारे में सोचा और हमारा आंसर हो गया। टेंस को हमने अप्लाई नहीं किया कि कहाँ क्या था क्या नहीं था। एक चीज को करने के कई तरीके हैं, बस आप समझ पाए। नेक्स्ट लिखा है रोहन ऑलवेज गो या गोस। देखो भाई यहाँ रोहन जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेसिकली। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए, हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें सिंगुलर वर्ब क्या है, गोस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, गो गलत हो जाएगा, बाकी हमारा सब कुछ ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो लिखिएगा भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है सम वर्ड्स, कुछ शब्द हैं सम वर्ड्स दैट शो द, सम वर्ड्स दैट शो द हैबिट्स सम वर्ड्स दैट शो द हैबिट्स, लाइक कुछ वर्ड्स हैं जो हमें हमारी हैबिट्स को बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें लाइक तो हमारा ऑलवेज हुआ, क्या हुआ, ऑलवेज हुआ, एवरी डे हुआ, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग या एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मंडे, एवरी संडे, जो भी ऐसे भी आते हैं, मंथ्स नेम भी आ सकते हैं, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, ठीक है, एवरी जनवरी, हर जनवरी में वो ऐसा करता है तो इसकी आदत है, एवरी जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने लिखा जैसे सेल्डम, कभी कभार, ऑफन, सेल्डम हुआ, ऑफन हुआ, समटाइम्स हुआ, क्या हुआ, समटाइम्स हुआ, डेली हुआ, नेवर, डेली की स्पेलिंग गलत हो गई भाई यहाँ पे, डेली, नेवर हुआ, कभी नहीं, नेवर हुआ, ऑलवेज हो गया, यस, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी जनवरी, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, नेवर, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं, ठीक है। ट्वाइस अ मंथ, ऐसे महीने में 2 बार, ये सारी चीज़ें जो हमें बताएं, ट्वाइस अ मंथ, ऑन अ वीकेंड, ऑन अ वीकेंड, सप्ताह पर, हर सप्ताह पर ऐसा करता है, ऑन अ वीकेंड, ऑन अ वीकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जो हमें क्या बताते हैं, जिससे ऐसे वर्ड्स जिससे हमें ये पता चला है कि हम यहाँ किसी की हैबिट बता रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। चलिए भाई तो समझते हैं कैसे आखिर हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए भाई एग्जाम्पल्स में समझिएगा, जैसे मैंने लिखा शी, नहीं, वी गो टू माई मदर्स होम, we go to my mother's home, we go to my mother's home, on, we go to my mother's home every month, प्रत्येक महीने हम अपनी मम्मी के घर यानी कि नानी के यहाँ, हम अपनी मम्मी के घर यानी कि नानी के यहाँ हर महीने जाते हैं, हर महीने जाते हैं, मतलब महीने में एक बार मम्मी के यहाँ विजिट करना उनकी आदत ही भैया
तो यहाँ पे भी आदत ही बताई जा रही है हम लोगों की। तो लिखा है वी गो टू माई मदर्स होम एवरी मंथ। अब हमें कैसे समझ में आएगा, अब देखिए थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनता, अब क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ गो लिखा है, गो क्या, इसको इरेज कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बी डैश टू माई मदर्स होम एवरी मंथ, आपको बताना है कि अब हमारी यहाँ पे कौन सी वर्ब आने वाली है। तो लिखा है एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। प्रत्येक महीने से हमें पता चल रहा है कि सर इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आदत बताई जा रही, हैबिट बताई जा रही है। क्या बताई जा रही, हैबिट बताई जा रही। अगर सर इसमें हैबिट बताई जा रही है तो हम समझ सकते हैं कि सर हैबिट बता रही है तो हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि हैबिट बताने के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या फिल करनी है, वर्ब फिल करनी है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग फिल होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग फिल होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बी। बी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बताओ भाई अब वर्ब डिपेंड करती क्या, तो वर्ब हमें ऑप्शन में गिवन होगी। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे गो, दिख रहा है ना, गो एंड गोस, लिखा है वेंट। अब आपसे पूछा गया इन तीनों में से कौन सी वर्ब आएगी, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो दिस इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। तो आपको वर्ब के फॉर्म की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि गो होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता गो। वी गो टू माई मदर्स होम एवरी मंथ, हम अपनी माँ के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ हर महीने जाते हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने लिखा माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर my grandfather generally read the Hindu। रीड या रीड्स द हिंदू, दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को, मुझे थोड़ा लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं। मैंने माई ग्रैंडफादर जनरली रीड या रीड्स द हिंदू, तो देखिए भाई हमारे पास एक वर्ड आया है जनरली, सामान्यतः, मतलब आप उनकी आदत बता रहे हैं। तो जनरली वर्ड हमें बता रहा है कि ये उनकी हैबिट है, इसलिए हमारा माई ग्रैंडफादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रीड्स होना चाहिए। तो हमारा यहाँ रीड्स सही हो जाएगा, रीड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिएंगे, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा टू एक्सप्रेस, लिखिएगा भाई साथ में, टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ्स, जो सामान्यतः जो बातें सत्य हैं, जनरल ट्रूथ्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉमा साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल फैक्ट्स। हमारे जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं या हमारे जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कराने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या हम कह सकते हैं रिवॉल्व घूमता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी बताएं आखिर इसको हमें, अगर आप अपने इंग्लिश स्टेटमेंट में कहना चाहेंगे तो किस तरीके से कहेंगे, बताइए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए भाई ये हमारा क्या है, ये जियोग्राफिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, जियोग्राफिकल फैक्ट है भाई, ये हमारे भौगोलिक फैक्ट है कि जियोग्राफिकल फैक्ट है कि भाई ये सिंपल सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता ही है, उसके चारों ओर घूमता ही है। तो ये हमारे पास फैक्ट है। इस फैक्ट को हम जब भी बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। तो हमारा कौन घूमता है, बात चंद्रमा जी की चल रही,
तो चंद्रमा हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो द मून हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि इसके साथ मैंने मून के साथ द क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा द मून, प्लैनेट्स हुए हमारे, उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, याद रखिएगा भाई। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, द मून, घूमने को कहते हैं रिवॉल्व करना। क्या कहते हैं, रिवॉल्व। क्या होता है, रूम मीन्स भी घूमना होता है। तो लिखा है द मून। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो हमारे यहाँ क्या आएगा, रिवॉल्व। रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मीन्स होता है रिलॉव, लिख गया, रिलॉव, रिलव, रिवॉल्व्स। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। अब मून के चारों घूमते हैं, वर्ब के लास्ट में ये आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें क्या लगाएंगे, यस, द मून रिवॉल्व्स। के चारों ओर को रिप्रेजेंट कराने के लिए एक वर्ड है हमारा अराउंड। अराउंड एक प्रीपोजिशन है, मैंने आपको बताया था। द मून रिवॉल्व्स अराउंड, किसके आसपास घूमती है, किसके चारों ओर घूमती है, द अर्थ। अर्थ एक स्पेसिफिक चीज है, इसलिए उसके पहले हमने द कैपिटल यूज किया और द लेटर हमने आर्टिकल यूज किया और बाकी अर्थ हमारा एस्टिस आ गया। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हमने बना लिया। चलिए भाई, सिमिलरली मैं इसी तरीके से आपको एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने कहा पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बताइए इसका क्या मीनिंग होने वाला है। देखिए, पृथ्वी की बात चल रही तो हम क्या लिखेंगे, द अर्थ। क्या हो जाएगा, रिवॉल्व मीन्स घूमना होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स। क्या हो जाएगा, अराउंड द। अब आप इस तरीके के सेंटेंस की जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कोई भी फैक्ट कहना है, जियोग्राफिकल फैक्ट, तो उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझिए भाई, जैसे हमने सेंटेंस लिखा रिवॉल्व्स है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर रिवॉल्व के साथ लिखा होता है रिवॉल्व, रिवॉल्व लिखा होता तो ये गलत होता। अब गलत क्यों है इसको समझते हैं। देखो भाई, गलत इसलिए कि कोई चीज रिवॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बताती कि आपकी पहले आदत थी लेकिन अब नहीं है, मतलब आप अपने ये काम करना बंद कर दिया है। क्या चंद्रमा ने पृथ्वी की ओर घूमना बंद कर दिया है, नहीं किया ना। अगर ऐसा कर दिया होता तो संसार में फिर तो बड़ी समस्या आ जाती कि नहीं। दैट मीन्स रिवॉल्व लिखना हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, पूर्णतः गलत हो जाता। इसलिए जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। यहाँ पे हम रिवॉल्व नहीं लिखते, समझ में आई बात। और यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता कि रिवॉल्व आता, रिवॉल्व आता, नहीं आता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो हमारे पर बस रिवॉल्व ही होता। समझ में आई बात की नहीं, जियोग्राफिकल फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं जनरल ट्रूथ्स की। जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy, इस तरीके से लिखा गया। आप लोग मुझे बताइए कि हिंदी मीडियम वाले इसका ट्रांसलेशन करके बताएं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहा मैंने, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। एजुकेशन इज द वे ऑफ, नेक्स्ट जैसे मैं यहीं पे लिख ही दे रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एजुकेशन, एजुकेशन इज द वे ऑफ, इज द वे ऑफ हेवन, वे ऑफ हेवन, स्वर्ग का रास्ता है। शिक्षा ही क्या है, स्वर्ग का रास्ता है। जैसे मैं अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा
हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। देखिए भाई, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ, एजुकेशन इज द वे ऑफ हेवन एंड हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए भाई, इन सभी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर लीजिए। क्या ये सारे के सारे जनरल ट्रूथ्स हैं? जी हाँ, जनरल ट्रूथ्स हैं। अब इनका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो ऑनेस्टी हमारा देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट है तो ऑनेस्टी को क्या कहते हैं? ईमानदारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ईमानदारी। अरे भाई की कर रहे? ईमानदारी क्या गया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें नीति है, इसमें सर ये एज क्या है? भाई इसमें एज ही वर्ब है। इसके बारे में हम आगे आपको नेक्स्ट अभी अगली क्लासेस में बताएंगे क्या एज कैसे आया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य है तो आपके पास धन है, अन्यथा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखा है हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठोर परिश्रम, क्या लिखा भाई? कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मतलब चाबी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी, कुंजी है, ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशन इज द वे ऑफ हेवन, इसका मतलब हुआ शिक्षा ही स्वर्ग का रास्ता है। क्या है? शिक्षा ही स्वर्ग का रास्ता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें बताने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ इज आर कैसे आया है? जो चीज़ एक्चुअली होती है, हमने एक वर्ब पढ़ी थी वी, यहाँ मैं बता रहा हूँ इस कॉर्नर में देखिएगा भाई। बी एक वर्ब है, क्या है? वी। बी मीन्स होता है किसी चीज़ का वैसा होना, बी मीन्स होता है होना। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो लिखिएगा भाई यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट में समझ लीजिए, फ्यूचर में भी समझ लो, क्या है अभी एक ही साथ खत्म हो जाएगा फिर। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस। बी हमारी एक वर्ब है जो बताती है किसी चीज का होना। बी मीन्स होना होता है। प्रेजेंट टेंस में जब भी बी आती है तो ये तीन चीजें बताती है, इज, आर, ठीक है, और एम। एम बहुत ही कम केसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको यहाँ से भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इज और आर बताती है। इज हमारा सिंगुलर होता है, इज हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और आर हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है भाई? प्लूरल। मतलब ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब इज यूज करनी है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम प्लूरल वर्ब आर यूज करते हैं। अगर हम बात करें बी जो है वो पास्ट में बन जाता है वॉज या वर, वॉज वर बन जाता है। वॉज जो होता है सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, एस एल का मतलब है सिंगुलर और पी एल का मतलब है प्लूरल। समझ में आई बात? फ्यूचर टेंस में जो हमारा वी है ये क्या बन जाता है? विल और शैल बन जाता है। क्या बन जाता है? विल और शैल बन जाता है। तो विल हमारा उसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पढ़ते हैं, बाकी आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ हमारा विल एज इट इज आता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हमारी ये सारी चीजें, तो यहाँ इस तरीके से था, तो हमने क्या लिखा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज ही है, तो यहाँ पे ईमानदारी हमारी थी, इसलिए हमने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, है आ गया। ईमानदारी सबसे अच्छी नहीं थी। फैक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ये जरूर नहीं होता, आखिरी में है आया, इससे पता चल जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इसके आगे लिख लीजिए स्वास्थ्य ही धन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, शिक्षा ही स्वर्ग का रास्ता है। तो इस तरीके से हम जो सेंटेंस है इस तरीके से बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट से नोट करिए, फिर ये बात करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हमारे।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, विद अ फ्यूचर इवेंट, विद अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के बारे में, विद अ फ्यूचर इवेंट्स एंड विद अ फ्यूचर इवेंट्स that has fixed in advance, fixed in advance, ऐसे चीज़ें जो एडवांस में ही फिक्स्ड हो चुकी हैं, ऐसा होना है, उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता अगले महीने अमेरिका के लिए रवाना होंगे। मेरे अगले महीने अमेरिका के लिए रवाना लिखा भी, वरना तुम समझो खाना। हाँ, ये आप लोग समझ बहुत कुछ अच्छे से सकते हैं। मेरे माता पिता अगले महीने अमेरिका के लिए रवाना होंगे, इसका हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माई पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म हो गया। तो रवाना का मतलब होता है लीव, जाना या लीव होना। तो माई पेरेंट्स लीव कहाँ के लिए होंगे? अमेरिका के लिए। तो के लिए हम यहाँ फॉर यूज करेंगे, फॉर अमेरिका। कब जाएंगे? अगले महीने। तो अगले महीने क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ हो गया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझ में आई कि नहीं भाई? इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। मैंने कहा है प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर जाएंगे का मतलब यहाँ गो नहीं आएगा, विजिट लिखते हैं। विजिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? विजिट। अब विजिट हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो हमें प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए? विजिट्स। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स मुंबई। कब करेंगे? 21 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स मुंबई ऑन 21 दिसंबर। देखो भाई, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको पेपर में कभी ऐसा देखने को मिलता है ऑन दिसंबर 21, देखिए भाई, ये ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे ही डेट को बताया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये हम लोगों के हिसाब से सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये जब भी आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से डेट दिखाई देती है कि ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे तरीके से लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मैंने कहा, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे भाई थोड़ा, द फाइनेंस मिनिस्टर announced annual budget
ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी है, फरवरी 1 लिखेंगे। फरवरी 1 ऑन 1 फरवरी, 1 फरवरी। इसका मतलब हुआ द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस, घोषणा करेंगी, अनाउंस है। अगर आप इसकी जगह अनाउंस इस तरीके से लिखते तो गलत था, अगर आप यहाँ अनाउंस्ड करते तो भी गलत है, दोनों वर्ब्स गलत हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट यूज जो है, ठीक है, इन प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं। इन प्रोवर्ब्स दैट सेइंग द ट्रूथ, ऐसी प्रोवर्ब्स जो क्या करती हैं, जो सच बताती हैं, सेइंग द ट्रूथ, उनको बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें a stitch on time, a stitch on time saves 9। इसका मतलब है कि समय रहते संभलने से आफत टलती है। समय रहते संभलने से आफत टलती है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा a bad workman blame या blames his tool। इसका मतलब है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या है मतलब? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आता खुद को नहीं है, कह रहे हैं जगह खराब है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आ बैड वर्क्समैन ब्लेम्स या ब्लेम, तो लिखिए आ बैड वर्क्समैन लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? ब्लेम हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारे प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट्स यूज करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। इसका मतलब है कि अधिक रसोइयों से शोरबा खराब हो जाता है। अधिक रसोइयों से शोरमा या शोरबा खराब हो जाता है। इसका मतलब है किसी काम में जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो काम कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोवर्ब्स जो होती हैं हमारे, उन्हें भी हम किस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। चलिए भाई, इसके बाद हमें नेक्स्ट सीखना है, फिर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट यूज है टू इंडिकेट
टू इंडिकेट द natural qualities, to indicate the natural qualities and professional activities and professional activities. प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हूँ या हमारी नेचुरल क्वालिटीज़ हूँ, उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, तो भाई उसका नेचर ही चीनी का तो मीठी होती है। लिखेंगे शुगर टेस्ट इज स्वीट। शक्कर मीठी होती है, शक्कर शुगर टेस्ट कैसी होती, चीनी का स्वाद मीठा होता है, ऐसा लिखिए, चीनी का स्वाद। क्योंकि मैंने जो उसका मीनिंग लिखा है उसका मतलब यही निकलना है, चीनी का स्वाद मीठा होता है। क्या लिखेंगे भाई, चीनी का स्वाद मीठा होता है, यह है इसका राइट मीनिंग, चीनी का स्वाद मीठा होता है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? तो इसका ये नेचर है, इसको हम बताएंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, शुगर टेस्ट इज स्वीट, कैसा होता है, स्वीट होता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ये उसकी एक्टिविटी है, नेचुरल एक्टिविटीज, यही उसकी सिम्टम्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अ टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाना। अ टीचर टीच स्टूडेंट, वो बच्चों को पढ़ाता है। जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे शुगर टेस्ट स्वीट, अ टीचर टीच स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने लिखा गायक गाना गाता है, हिंदी मीडियम वालों को पूरा लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश वाला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग, अ सिंगर सिंग्स, एक सिंगर जो होता है वो गाना गाता है। तो इस तरीके के जब हम थॉट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं और हम अपनी एक्सप्रेशन शो करते हैं। लिखिएगा आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है टू express a request, an advice and a command in imperative sentence. Command in imperative sentences. जब भी हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा शट द डोर, क्या लिखा, दरवाज़ा बंद करो, तो शट या शट्स द डोर, शट या शट्स द डोर। बताइए भाई क्या करेंगे, हमने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ये होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शट सही होगी, शट्स हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ओपन योर माउथ, ओपन होना चाहिए कि ओपन्स योर माउथ, ओपन या ओपन्स योर माउथ,
ओपन्स योर माउथ। देखिए इसमें भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब ओपन आने चाहिए। ओपन्स हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। जैसे मैंने कहा बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना, बाहर जाओ और बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना, और दरवाजा बंद कर देना। गो आउट एंड शट द डोर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, गो आउट का मतलब बाहर जाओ, और किस जगह एंड लिखेंगे, दरवाजा बंद कर देना, इसका मतलब शट द डोर, शट द डोर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, कृपया कृपया यहाँ आए, कृपया यहाँ आए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप क्या कहेंगे, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अब इसमें अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो इस तरीके से सेंटेंस बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि टेंस यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।